इजराइल के द्वारा गाजा पर कई बड़े आर्म्ड अटैक्स हुए हैं और एक तो अभी भी चल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हमास की कोई गलती नहीं है। मैं इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमास को भी उतना ही गुनहगार मानता हूं जितना इजराइल है। हम किसी की भी साइड नहीं ले रहे, बस आपको फैक्ट्स बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता और आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है गाजा के ऊपर। एंड गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन क्यों बोला जाता है इसको। आइए तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जेल के अंदर जिंदगी कैसी होती है, यह जानने के लिए आपको कोई जुर्म करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ गाजा में जन्म लेना है। ये छोटी सी खुली पैलेस्टीनियन जमीन जो लगभग 25 मील लंबी है और सिर्फ 7 मील चौड़ी है, इसके साउथ एंड वेस्ट में मौजूद है इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन सी, इसके नॉर्थ एंड ईस्ट में मौजूद है इजराइल। वो इजराइल जिसने गाजा को बाहर की दुनिया से बंद कर दिया है, बाहर की दुनिया से काट दिया है, वो भी 90 के दशक की शुरुआत से ही। कई जेलों की तरह गाजा भी ओवरक्राउडेड है और 2021 में यहां की आबादी 2 मिलियन से ज्यादा हो गई थी। दुनिया की सबसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जगहों में से ये एक है। आप इसको इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। सन 2000 की शुरुआत में यहां पर लगभग 11 लाख लोग रहा करते थे। 2020 में इनकी आबादी बढ़कर 20 लाख से भी ज्यादा हो गई और ज्यादातर जो आबादी है वो यूथ है, वो बच्चे हैं, वो 24 साल की उम्र से कम है। लेकिन ये सब लोग कहां से आए? तो लगभग 70% गाजन्स जो हैं वो रिफ्यूजी हैं या फिर उनके डिसेंडेंट्स हैं। उन्हें वहां मूव करने पर मजबूर किया गया जब इजराइल ने उनके शहर और गांवों पर कब्जा कर लिया। 1948 के आसपास जब इजराइल की स्थापना हुई, तब कई लोग यहां से भागकर आसपास के इलाकों में चले गए, आसपास के कस्बों और गांवों के अंदर जाकर वो बस गए। उनका सोचना यह था कि इन कस्बों के अंदर वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इजराइल ने उन्हें कभी वापस गाजा में लौटने की इजाजत ही नहीं दी, बावजूद इसके कि इनमें से कई शहर और गांव जहां पर ये भागकर गए थे, वो गाजा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। इजराइल ने असल में 1967 में गाजा पर कब्जा कर लिया था। वहां रहने वाले लोगों पर अपना आर्मी रूल शुरू कर दिया था और अपने एरिया का हिस्सा, इजराइल ने जो गाजा में अपना एरिया कंट्रोल किया, उसका एक हिस्सा इजराइल ने अपने सेटलर्स को भी दे दिया था। 90 के दशक की शुरुआत में उसने गाजा पर क्लोजर पॉलिसी लागू कर दी थी। वहां के पैलेस्टीनियन अब टाइम रिस्ट्रिक्टेड और मुश्किल से मिलने वाली इजाजत के बिना बाहर ही नहीं जा सकते। और दूसरे एरिया के जो पैलेस्टीनियन हैं वो गाजा के अंदर नहीं आ सकते। यानी कि अगर आप गाजा में रहते हो तो ना ही बाहर जा पाओगे और अगर आप गाजा के बाहर रहते हो ना ही आप गाजा के अंदर आ पाओगे। लेकिन 2006 में कुछ बहुत अलग हुआ। जब सब कुछ बहुत बुरा चल रहा था गाजा के अंदर, तो इजराइल ने अपने सोल्जर्स और अपने सेटलर्स को गाजा से निकाल दिया। लेकिन गाजा की बॉर्डर्स, उसका एयर स्पेस और उसकी इकोनॉमी पर कब्जा जमा कर रखा हुआ था। पैलेस्टीनियन ग्रुप का एक आर्म्ड विंग है हमस, जो इजरायली कब्जे का विरोध करता है। अब देखिए, अब जिस खेमे को आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप हमस की डेफिनेशन देंगे। अगर आप पैलेस्टीन का सपोर्ट करते हो तो हमस आपके लिए एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इजराइल का सपोर्ट करते हो तो हमस आपके लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो हमस ने पैलेस्टीनियन इलेक्शन 2006 में जीत लिए थे और गाजा पर कब्जा कर लिया था। इसका जवाब देते हुए इजराइल ने अपने रूल्स एंड अपने कंट्रोल को एक नेक्स्ट लेवल पर लागू कर दिया। एक ही पावर प्लांट था गाजा के अंदर, उसको भी इजराइल ने बम से उड़ा दिया। यहां से ट्रेवल करने पर रोक लगा दी गई। ज्यादातर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया, जिसने गाजा की ज्यादातर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया या बंद करने पर मजबूर कर दिया। गाजा के जो फिशरमैन हैं, वो भी बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर ही फिशिंग कर सकते हैं और वो इलाका लगातार कम होता गया है। अगर आप बात करें 1995 के ओस्लो अकॉर्ड्स की, तो उसके अकॉर्डिंग गाजा के जो फिशरमैन थे वो लगभग 20 नॉटिकल माइल तक के इलाके में जाकर फिशिंग कर सकते थे, जो धीरे धीरे इलाका कम होता गया। अब 2006 के बाद से सिर्फ 3 से 6 नॉटिकल माइल तक जो इलाका है, समुद्री इलाका, वहीं पर गाजा के फिशरमैन जो है वो मछली पकड़ सकते हैं। और इस कंफ्लिक्ट के बाद तो वो इलाका और भी ज्यादा रिड्यूस हो गया है। तो फिशरमैन भी सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही फिशिंग कर पा रहे हैं। फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। इसके चलते लोगों ने अपनी गाड़ियों को कुकिंग ऑयल पर चलाना शुरू कर दिया है। इवन मेडिकल सप्लाईज को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस पूरे इलाके के अंदर। तो ये क्यों चल रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? वो तो हम जानते ही हैं। हमस ने जो हमला किया, उस हमले का जवाब इजराइल दे रहा है, जिसके चलते सारा कंफ्लिक्ट जो है वो एक नए लेवल पर ही चला गया। दूसरे इलाके के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। इजरायली सरकार ही यहां पर डिसाइड करती है कि गाजन्स को कितना खाना मिलेगा, और वो भी उनकी कैलोरी नीड से कम। और इसको लेकर इजरायली गवर्नमेंट का कहना क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इजराइल का कहना है कि पैलेस्टीनियन को डाइट पर डालना है, लेकिन उनको भूख से भी मरने नहीं देना है, ताकि वो जिंदा रहें पर हमेशा कुपोषित ही रहें।
इन नियमों ने गाजा की इकोनॉमी को कुचल दिया। अब यहां दुनिया की सबसे हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर आप इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें तो इस कन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद से ये बढ़कर लगभग 80% तक हो गई है। इस कन्फ्लिक्ट से पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा थी, बट इस कन्फ्लिक्ट ने तो उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसके बाद अब यहां ज्यादातर लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के लिए भी जो मटेरियल है उसको भी रोक दिया गया है, जिसके चलते सारा सीवेज जो है वो डायरेक्ट मेडिटेरेनियन सी में पंप करना पड़ रहा है। 2012 में यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि अगर चीजें बेहतर नहीं होती हैं तो गाजा 2020 तक जीने लायक नहीं रहेगा। बावजूद इसके चीजें और भी ज्यादा बुरी हो गई हैं। यूनाइटेड नेशन की जो वार्निंग थी उसको भी नहीं माना गया, जिसके चलते हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। इजराइल कहता है कि इन हमलों का जो लक्ष्य है वो हमास की लड़ने की क्षमता को सीमित करना है। हजारों नागरिकों की जान गई है और इन हमलों में दसों हजारों घरों को भी नुकसान हुआ है। इसलिए जो इजरायली अधिकारी हैं फिर भी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब हमला होता है, घर टूटते हैं, फिर कभी हमला रुक भी जाता है। जब हमला रुकता है तो उन घरों को दोबारा बनाने की कोशिश की जाती है। पर उन घरों को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, अक्सर उसकी एंट्री भी इजराइल के द्वारा उस एरिया में आने से बंद कर दी जाती है। इस बीच इजिप्शियन सरकार इजरायली सरकार के जो बहुत नजदीक है, उन्होंने क्या किया, इजराइल और इजिप्ट के बीच में या गाजा और इजिप्ट के बीच में कुछ टनल्स डिस्कवर करी। तो गाजन्स अपने इस सभी मटेरियल की सप्लाई के लिए जब मटेरियल आना बंद कर दिया गया तो उन्होंने इजिप्ट के अंदर और इजराइल के कुछ इलाकों के अंदर टनल्स खोदनी शुरू करी और इसको टनल इकोनॉमी का नाम दिया। इस टनल से ये सभी के सभी लोग अपने जरूरत की सामानों को इंपोर्ट किया करते थे या स्मगल करके अंदर लेकर आया करते थे। हथियार भी यहां से अंदर लेकर आए जाते थे। बट जो इजराइल का नजदीकी देश है इजिप्ट, उसने और इजराइल दोनों ने मिलकर इन सभी टनल्स को भी फ्लड कर दिया, क्योंकि अब सीमा अक्सर बंद है, अब टनल्स भी बंद हो गई हैं, जिसके चलते समस्या और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। अब जहां से ये सारी स्मगलिंग चल रही थी, अब वो स्मगलिंग भी नहीं हो पा रही है, और इजिप्शियन सरकार और इजरायली सरकार मिलकर इस ब्लॉकेड को और भी ज्यादा एक्सट्रीम करती जा रही हैं। अब लगभग गाजा की आबादी जो है, उसके आधी आबादी जो है वो बच्चे ही हैं। इसका मतलब उन्होंने सिर्फ इस ब्लॉकेड के नीचे ही जिंदगी देखी है। उन्होंने कभी पूरे दिन बिजली नहीं देखी। उनको नहीं पता कि बमबारी के अलावा भी जिंदगी हो सकती है। उन्हें पता है जब बम गिरते हैं या बमबारी शुरू होती है तो उनके लिए भागने की भी कोई जगह नहीं है। उन्हें पता है कि जब वो बड़े होंगे तो शायद उन्हें कोई काम ही नहीं मिलेगा। उन्हें आशा है कि वो गाजा कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे या अपने देश के दूसरे हिस्सों के जो पैलेस्टीनियंस हैं, उनसे भी वो कभी नहीं मिल पाएंगे। उन्हें पता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी जेल है, वहां पर रहना कैसा होता है। तो दोस्तों, अब ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस साल गाजा में जो सिचुएशन है, वो और भी ज्यादा क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गई है। लोकल हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, और वायलेंस के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर बच्चों और यूथ की मेंटल हेल्थ और साइको सोशल वेलबींग पर डिवेस्टेटिंग इंपैक्ट छोड़ रहा है। पेरेंट्स, सोशल वर्कर्स इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं कि वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही हैं। वो बच्चों को वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए। रिसर्च दिखाता है कि गाजा में हाई रेट वायलेंट इवेंट्स के कारण बहुत सारी साइको सोशल कंडीशंस जैसे पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ पैदा हो चुकी हैं। और साइंटिफिक स्टडीज है, उनके अनुसार ये सिम्टम्स बच्चों में अडल्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और गाजा के आधे बच्चे कहते हैं कि उन्हें अपने फ्यूचर के लिए कोई होप ही नहीं है। गाजा जो इजराइल के, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसकी ज्योग्राफी को जाना था, जो इजराइल के नॉर्थ और ईस्ट और मेडिटेरेनियन सी के साथ जो लगता इलाका है, जहां लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, इसकी पॉपुलेशन का 65% से ज्यादा जो है वो बच्चे हैं, और वो सभी के सभी गरीबी सीमा से नीचे ही रह रहे हैं। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बच्चे हेल ऑन अर्थ में जी रहे हैं। आज इजराइल और हमास के बीच ये छिड़ी जंग के दौरान गाजा में इलेक्ट्रिसिटी, खाना और पानी सब बंद हो गए हैं, कंप्लीट सीज के बाद। और लोग बिना किसी रास्ते के फंसे हुए हैं, भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अब जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लगभग 1.2 मिलियन लोगों को नदन गाजा से इवैक्यूएट करने के लिए कहा, सवाल यह उठता है कि ये नागरिक कैसे निकालेंगे, जब राइट्स ग्रुप्स, इंटेलेक्चुअल्स, यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स और पहले के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सब कोई कह चुका है कि ये एक ओपन एयर प्रिजन है। जब 2007 में हमास ने गाजा में पावर अपने हाथ में लिया था, इजराइल ने वहां पर एक परमानेंट ब्लॉकेड लगा दिया था। इजिप्ट जो गाजा के साथ एक बॉर्डर क्रॉसिंग शेयर करता है, उसने भी इस ब्लॉकेड में हिस्सा लिया। इस ब्लॉकेड का मतलब था कि ज्यादातर लोगों को गाजा से बाहर या अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, और गुड्स और एड की मूवमेंट को भी काफी ज्यादा हद तक रोक दिया गया। ये लैंड, एयर और सी ब्लॉकेड जो इजराइल ने इंपोज किया था, गाजा की इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्रिपल कर चुका है। पैलेस्टीनियंस पर डिवेस्टेटिंग असर इसका पड़ा है।
ह्यूमन राइट्स ग्रुप और यूनाइटेड नेशन ने इस पर निंदा भी की है, लेकिन इजराइल ये कहकर जस्टिफाई कर देता है कि ये ब्लॉकेड उसकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। आप ये समझ सकते हैं कि गाजा को अक्सर एक ओपन एयर प्रिजन के तौर पर अब क्यों रेफर किया जाता है। एक छोटी सी जगह जहां के लोगों को अपना बेसिक राइट्स और आजादी से महरूम रखा गया। आज भी गाजा के लोगों के लिए जीना एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। ब्लॉकेड, मिलिट्री अटैक और इकोनॉमिक सैंक्शन ने उनकी जिंदगी को एक बेचैनी भरे, कह सकते हैं आप, मजे के मंजर के अंदर डाल दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब कब तक चलेगा? क्या कभी इन लोगों को अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका मिलेगा? ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक मुल्क के पॉलिटिक्स के बॉर्डर्स की नहीं, बल्कि इंसानियत के जज्बातों की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।